जय हिंद दोस्तों, मैं मान सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ जीएस एट नोबल एकेडमी नरवाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार और इतना सहयोग दिया। आपकी जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाले इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस किया। उसकी जल्द ही आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम बेसिकली ज्योग्राफी के ऊपर बात करेंगे। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के ऊपर बात करेंगे। अगर समय हमारा बचता है तो हरियाणा ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जो आज आप पीछे देख पा रहे हैं, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये आज का आपका स्पेशल चैप्टर रहेगा। बहुत शानदार एक चैप्टर है और बहुत सारे चैप्टर की बेसिक फंडामेंटल को तैयार करने वाला है। अगर हम इस चैप्टर को विस्तार से समझ लेते हैं तो ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें समझ आएंगे। इसी चैप्टर के साथ हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो होगी आपकी पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी गतियों में हम एक बेसिक चीज और पढ़ेंगे कि जो दिन और रात, जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये किस प्रकार बनती है। इसी से फिर हमारे अक्षांश और देशांतर से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देशांतर का पूरा खेल आपका टाइम और डेट के साथ है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर किसी देश का टाइम निकालना है और किसी की लोकेशन निकालनी है, किसी की जलवायु का अध्ययन करना है, वहां की वनस्पति का अध्ययन करना है, वहां के अक्षेत्र में किस प्रकार की जनजातियां हो सकती हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें इन चीजों से आपकी जुड़ेंगी। कोशिश करेंगे लास्ट में कुछ एचएसएससी के, एसएससी के, रेलवे के और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इसमें सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में हम सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो को हम यहाँ पर देखेंगे और आप ध्यान से देखना, इस वीडियो के माध्यम से समझना और समझने की कोशिश करना। फिर अपने क्लास की हम शुरुआत करेंगे। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई से ही पता लग रहा है कि ये अपना सूर्य है। बीच में जो आपका है ये हमारा चंद्रमा है और जो ब्लू कलर में आपका है ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी अपनी जगह रोटेशन करती है, चंद्रमा भी अपनी जगह रोटेशन करता है और यहां तक कि सूर्य भी रोटेशन करता है। अक्सर बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि सूर्य तो सर एक स्थिर है, सूर्य मोशन नहीं कर रहा है। पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर चाहे कोई भी चीज है, वो हर एक चीज जो है मोशन में है। कोई भी चीज है, अगर हम अंतरिक्ष में किसी पेन को, कैप को, किसी चीज को भी डाल देंगे, वो भी चीज मोशन में आनी शुरू हो जाएगी। एक बात समझिएगा, यदि अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि जो सन है वो अपने एक्सिस के ऊपर वो मोशन नहीं करता है, गति नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत है। ये 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर गति करता है और इसी कारण से ये एक फोर्स निकालता है, इसको अभिकेंद्री बल हम बोलते हैं। यही फोर्स जो है बाकी ग्रहों को इसके चारों ओर घुमाने के लिए जो है इनको फोर्स करती है। अब एक बात समझिएगा, ग्रेविटी फोर्स आपने पढ़ा है, समझा है। इन तीनों में सबसे बड़ा आकार जो है वो किसका है? सूर्य का है। उससे छोटा आकार किसका है? पृथ्वी का है। उससे छोटा किसका है? चंद्रमा का है। अब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल इनको एक दूसरे के चारों ओर घूमने के लिए विवश नहीं कर सकता। उसके लिए जो फोर्स निकलेगी वो सूर्य के अक्ष पर घूमने के कारण वो फोर्स निकलेगी, अभिकेंद्रीय बल निकलेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहां पर जो सन है वो भी मोशन में है, यहां पर जो अर्थ है वो भी मोशन में है, यहां पर जो चंद्रमा है वो भी मोशन में है। जो सूर्य है वो अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता मंदाकिनी आकाश गंगा का, और इसी अवधि को एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रह्मांड वर्ष जो है 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। इसी प्रकार चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। तो इन्हीं के घूमने से ही यहां पर दिन और रात बनते हैं और इन्हीं दिन और रात की इस क्लास की शुरुआत के साथ हम अक्षांश और देशांतर के चैप्टर को विस्तार से समझेंगे। आइए एक बार हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो क्लास की शुरुआत में थोड़ा सा पृथ्वी की गतियों के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं हम। पृथ्वी की गतियां, तो ध्यान से देखेंगे
पृथ्वी की गतियां। देखिए पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को नोट करते जाइएगा। पहली जो गति होती है वो इनकी होती दैनिक गति, दैनिक गति। और दूसरी जो गति होती है वो होती है इसकी वार्षिक गति। पहली गति कौन सी है? दैनिक। और दूसरी कौन सी है? वार्षिक। दैनिक गति का जो समय है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है। वार्षिक गति का जो समय है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड का समय है। जब ये सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इस गति को कहा जाएगा वार्षिक गति। और जब ये अपने अक्ष पर एक जगह खड़े खड़े घूमेगी तो इसको हम बोलेंगे दैनिक गति। इसी दैनिक गति को हम परिक्रमण गति और इस वार्षिक गति को हम परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। ये परिक्रमण गति है और ये परिभ्रमण गति है। आप देखिए दोनों गतियों से किस प्रकार की चीजें आपके क्वेश्चंस में आती हैं। कुछ बेसिक चीजों को और आप जान लीजिएगा। जैसे कि आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा होगा, तो पृथ्वी के बारे में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है और इस झुकाव का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया है, इसको हमने मान लिया कि ये अपना सन है, इट मींस ये अपना सूर्य है। ये 24 आवर चारों ओर से इसी प्रकार लाइट देता रहता है। इसके दूसरी तरफ अगर हम समझें तो दूसरी तरफ अपनी क्या है? पृथ्वी है। ये अपनी पृथ्वी होगी। पृथ्वी का अगर हम बात करें तो 90 डिग्री आपका पृथ्वी का यहां हो सकता है, 90 डिग्री यहां हो सकता है। लेकिन पृथ्वी जो है इस प्रकार 90 डिग्री पर यहां इसका एक्सिस नहीं है। ये पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और पृथ्वी के इक्वेटर से अगर एक कोण बनाते हैं तो ये 23.5 डिग्री का कम कोण बनता है। यहां से ये जो कोण बचता है आपका 66 सही 1/2 डिग्री का बचता है। और इसी कोण को अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो यहां पर पृथ्वी का बनता है एक्सिस, यानी पृथ्वी का अक्ष यहां ना होकर पृथ्वी का अक्ष यहां पर है। अब यहां से देखिएगा, सूर्य जो है 24 आवर इस प्रकार से लाइट्स दे रहा है, इस प्रकार से लाइट्स दे रहा है। इसके सामने पृथ्वी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ये हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है, यहां पर सूर्य की लाइट जो है वो कम जा रही है, यानी कि यहां सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं। यहां पर सूर्य की किरणें जो है, ये हिस्सा सूर्य का के करीब है पृथ्वी का, इस पर सूर्य की किरणें जो है वो ज्यादा पड़ रही हैं। तो इसी 66.5 डिग्री के झुकाव के कारण हम ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता है। एक गोलार्ध सूर्य के सामने होता है और दूसरा गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। अब एक कॉमन सी बात है, जो गोलार्ध सूर्य के करीब है वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा जाएगा और जो गोलार्ध सूर्य से दूर है वहां सूर्य का प्रकाश कम जाएगा। इसलिए दोनों गोलार्धों में दिन और रात, इन दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है वो कम और ज्यादा होते रहते हैं। जब भी हम दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे तो दिन और रात बनने का जो काम है वो आपका दैनिक गति से होगा, यानी कि परिक्रमण गति से होगा, डेली रोटेशन से होगा। जब भी ऋतु परिवर्तन की बात करेंगे तो ऋतु परिवर्तन आपका किससे होगा? वार्षिक गति से होगा, जिसको हम एनुअल भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आगे थोड़ा सा इसको डिटेल में हम एक बार समझ लेते हैं एक नई स्लाइड के साथ। देखिए ध्यान से, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं। यहां पर है आपका सूर्य, यहां पर सूर्य की हम 4 लोकेशंस देखते हैं पृथ्वी के अकॉर्डिंग, और चारों तरफ हम देखेंगे पृथ्वी को। देखिए, एक हमने पृथ्वी की लोकेशन यहां ड्रॉ की, दूसरी लोकेशन हमने यहां ड्रॉ की, और तीसरी लोकेशन हमने पृथ्वी की यहां ड्रॉ की, और चौथी लोकेशन हमने पृथ्वी की यहां ड्रॉ की। बीच में आपका सूर्य है, चारों तरफ आपकी पृथ्वी है। हम पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर रेखा को चारों स्लाइड में बनाएंगे। यहां भी इक्वेटर रेखा है, यहां भी इक्वेटर है, ठीक है जी। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे भूमध्य रेखा के बारे में।
कि भूमध्य रेखा क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, कितने देशों से होकर गुजरती है, इसकी और क्या क्या खास बात वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, एक तारीख हम लिखेंगे वो है आपकी 21 मार्च की, और एक तारीख हम लिखेंगे यहां पर वो है 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर। एक हम रखेंगे 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर की। अगर हम 22 दिसंबर की बात करते हैं तो इसके साथ 21 जून की बात भी हम करेंगे, 21 जून की। देखिए चार जो डेट अपनी मेन है, जिसमें पहली डेट हमने रखी है 21 मार्च, दूसरी है 22 दिसंबर, तीसरी जो है 23 सितंबर, और चौथी जो है 21 जून। चारों की चारों पृथ्वी की जो शेप है, इसमें हमने सिर्फ अब तक भूमध्य रेखा को ड्रॉ किया है। सूर्य इस तरफ से भी लाइट दे रहा है, ऊपर से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। आप ध्यान से देखिएगा, जो हम ड्रॉ करेंगे उससे बहुत सारी चीजें सोल्व होंगी। 23 सितंबर का दिन ऐसा होता है जब सूर्य का प्रकाश जो है वो भूमध्य रेखा पर पड़ता है। 21 मार्च का दिन ऐसा होता है जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है। अगर सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पड़ेगा, तो दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल इक्वली जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कंक्लूजन में कि जो आपका 21 मार्च का दिन है, और हम कह सकते हैं जो आपका 23 सितंबर का दिन है, ये दोनों दिन ऐसे हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में प्रकाश एक समान जाता है। तो ये पूरी पृथ्वी के एक समान दिन होंगे, एक समान, और एक समान जो है इसमें रात होंगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लगभग 12 घंटे का दिन होगा और लगभग 12 घंटे की क्या होगी, रात होगी। अब अपनी दो डेट यहां पर बचती हैं, जिसमें पहली आपकी 21 जून है और दूसरी आपकी 22 दिसंबर है। यहां पर हम एक रेखा और ड्रॉ करेंगे। ये 23 सही 1/2 डिग्री पर है, ये मकर रेखा कहलाती है। और 22 दिसंबर के दिन जो है सूर्य चमकता है किसके ऊपर, मकर रेखा पर। जब ये मकर रेखा पर चमकेगा तो इसका मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ज्यादा पड़ेगा दक्षिण गोलार्ध में। अब प्रकाश ज्यादा है तो गर्मी होगी, गर्मी है तो दिन क्या होंगे, लंबे, और रात क्या हो जाएंगी, छोटी। तो हम ये कह सकते हैं 22 दिसंबर का वो दिन होता है जब दक्षिण गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। ये दोनों चीजें समझ में आई आपको। अगर सूर्य का प्रकाश चमकेगा मकर रेखा पर तो प्रकाश ज्यादा होगा तो गर्मी होगी तो दिन लंबे होंगे तो रात छोटी होंगी। तो यही कह सकते हैं कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो 22 दिसंबर को होती है। अब यहां आते हैं, यहां पर एक रेखा हम बनाएंगे, ये आपकी होगी 23 सही 1/2 डिग्री, और इसको नाम देंगे हम कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 21 जून का दिन ऐसा होता है कि जब 21 जून के दिन जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य का प्रकाश ज्यादा जाता है, जिस कारण से जो यहां पर गर्मी होती है, और गर्मी के कारण दिन लंबे होते हैं और रात क्या होती है, छोटी होती हैं। और हम लोग जो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो ये कर्क रेखा है भारत को बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके ऊपर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 21 जून का दिन जो है ये अपने गोलार्ध का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा, सबसे लंबा दिन होगा, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ये रात होगी। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी जो होगी वो रात होगी। और इसी दिन को हम, या पूरा विश्व जो है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, दिन और रात इक्वल किस प्रकार होते हैं। ये पृथ्वी की डेली रोटेशन के कारण होते हैं। और ये छोटे बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उस झुकाव के कारण पृथ्वी का एक गोलार्ध का हिस्सा सूर्य के करीब चला जाता है और दूसरा सूर्य के अपोजिट चला जाता है।
जिस कारण से एक हिस्से पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहां पर प्रकाश ज्यादा होता है, तो वहां दिन की अवधि बढ़ जाती है और रात की अवधि घट जाती है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि दिन और रात छोटे बड़े किस प्रकार होते हैं। आइए दो तीन बातें इसमें समझ लेते हैं कि दिन और रात से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस डाउट्स में आते हैं। जैसे कभी आपने क्वेश्चन सुना होगा नॉर्वे से संबंधित, एक नॉर्वे देश है। नॉर्वे जो है आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का, और यूरोप महाद्वीप आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और यूरोप महाद्वीप लगभग शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, वहां पर बहुत ठंडा एरिया है। और नॉर्वे के कुछ क्षेत्र जो हैं वो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के करीब हैं, उत्तरी ध्रुव के करीब हैं। और उत्तरी ध्रुव एक ऐसी जगह है और दक्षिणी ध्रुव जहां पर पूरे 6 महीने के लिए दिन होता है और 6 महीने के लिए रात होती है। इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। और नॉर्वे की खास बात यह है कि नॉर्वे जो है इसको अर्धरात्रि सूर्य, इसको अर्धरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर आधी रात को भी सूर्य दिखाई देता है। उसका एक कारण है क्योंकि नॉर्वे देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल करीब है। और मैंने अभी बताया है कि ध्रुवों की जगह पृथ्वी पर ऐसी होती है जहां 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जैसे सपोज करो ये कैसा है, ये हमने मान लिया अपनी पृथ्वी को, ये मान लिया हमने भूमध्य रेखा इक्वेटर को। जब पृथ्वी का ये हिस्सा सूर्य के सामने होगा तो सूर्य का प्रकाश इसमें ज्यादा होगा, इस हिस्से में सूर्य का प्रकाश जो है बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो ये हिस्सा उस समय जो है वो अंधेरे में रहेगा जो आपका दक्षिणी ध्रुव का है, और जब यहां सूर्य होगा तो वो हिस्सा आपका क्या होगा, अंधेरे में। हमने अभी समझा कि जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर के दिन जो है वो सूर्य चमकता है। तो इसका मतलब 22 दिसंबर के आसपास सूर्य जो है वो दक्षिण गोलार्ध की तरफ गया हुआ है। तो ये जो हिस्सा है ये अंधेरे में रहेगा लगभग 6 महीने के करीब। जब 21 जून के दिन हमने अभी पढ़ा, 21 जून के दिन सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है, इसका मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में गया है। तो ये पूरा ये टाइम ऐसा होगा कि जो यहां पर क्या होगी, रात होगी। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्वे जो है वो एक ऐसा देश है कि जहां पर अर्धरात्रि सूर्य का देश इसको हम कह सकते हैं। इसमें एक चीज और समझिएगा ध्यान से, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है जापान देश को लेके, जापान देश को लेके एक कंफ्यूजन रहता है न्यूजीलैंड को लेके। न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। दोनों हैं प्रशांत महासागर में, दोनों की लोकेशन है लगभग पूर्व दिशा में है, लगभग पूर्व दिशा के अंदर है। अब जब सूर्य उगता है तो वह एक क्वेश्चन बनता है कि उसकी पहली किरण जापान में गिरेगी या न्यूजीलैंड में। अक्सर इस प्रकार के कई क्वेश्चन कंफ्यूज, ऐसे कई क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए जब सूर्य का उदय होगा और सूर्य की किरणें जो हैं सूर्य से चलती हैं और पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो सबसे पहले ये न्यूजीलैंड पहुंचती है। और न्यूजीलैंड के अंदर एक हिंकुरांगी नामक एक पर्वत है और उस पर्वत को स्पर्श करती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां ये किरणें न्यूजीलैंड के हिंकुरांगी पर्वत को स्पर्श कर रही हैं, न्यूजीलैंड की जमीन को स्पर्श नहीं कर रही हैं। लेकिन जापान भी पूर्व में है। जब धरातल की बात आती है तो सूर्य की पहली किरणें जो हैं वो धरातल पर सबसे पहले कहां पहुंचती हैं, जापान पर। इसलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। और न्यूजीलैंड के हिंकुरांगी पर्वत ऐसी जगह है पृथ्वी की जहां पर सूर्योदय की पहली किरण पड़ती है। अब एक बात और हम कह सकते हैं कि फिर अंतिम कोई ऐसी जगह होगी जहां पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगी। तो यहां पर हम एक देश का नाम लिखेंगे और वो देश कौन सा होगा आपका, इंग्लैंड का। इंग्लैंड जो है यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल बाद में जाती हैं और इसलिए इंग्लैंड को सूर्यास्त का देश कहा जाता है। यहां भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। यहां पर हम एक हवाई द्वीप का नाम लिखेंगे, हवाई द्वीप। जो ये हवाई द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है और हवाई द्वीप पर वर्तमान में
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अधिकार है, तो अंतिम रूप से वो हवाई द्वीप पर जाती है। अगर देश की बात करते हैं तो किस में जाती है? इंग्लैंड में। अगर द्वीप की बात करते हैं किस में जाती है? हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप पड़ता कहां पर है आपका? प्रशांत महासागर में। और इस हवाई द्वीप के ऊपर वर्तमान में जो अधिकार है वो किसका है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आई थिंक बहुत अच्छे से चीजें आपकी कवर हो गई होंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं चीजों के बारे में, कि हम पृथ्वी की गतियों को हम पढ़ रहे थे, और पृथ्वी गतियों में हमने पढ़ा, इसमें बेसिक चीजें हमने सीखी इसमें, कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, जिनमें एक दैनिक गति एक वार्षिक गति है। दैनिक गति का समय जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है। अपने अक्ष पर जब घूमती है उसे दैनिक गति परिक्रमण गति कहा जाता है। जब सूर्य के चारों ओर ये घूमती है तो इसको परिभ्रमण गति कहा जाता है। इसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी और सर्दी से बनते हैं, इसके कारण दिन और रात बनते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दिन और रात है वो छोटे बड़े कहां किस प्रकार से कैसे होते हैं, कि 22 दिसंबर का जो दिन है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। और 21 जून का दिन जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, तो दोनों गोलार्धों में प्रकाश एक समान जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों गोलार्धों का एक समान दिन रहता है और एक समान रात रहती है। आइए अपनी अब क्लास की शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर की। उनका संबंध इनके साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आपका बनेगा। अब देखिए ध्यान से, आपका यहां हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी करेंगे, थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट भी करेंगे। जैसे ये हमने लिख रखा है नॉर्थ पोल है आपका, यहां पर आपका साउथ पोल 90 डिग्री, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल है, और इस प्रकार से यहां से बहुत सारी रेखाएं जो है आपकी अप से डाउन, अप डाउन इस प्रकार से चल रही हैं। यहां दो चीजें आप बेसिकली यहां समझ लें, और फिर हम आगे इनको विस्तार से देखेंगे। यहां पर इस प्रकार से एक लाइन आपको दिखाई जरूर दे रही होगी, ये आपकी इक्वेटर है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस प्रकार से ये जितने लाइनें आपकी बनाई गई हैं, ये सारी लाइनें, इन लाइनों को हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ये सारी लाइनें आपकी कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो ये 90 डिग्री से निकलकर ये नॉर्थ पोल से और इस प्रकार ये नीचे की तरफ आती हैं, और नीचे भी 90 डिग्री की तरफ जाकर ये आपस में मिल जाती हैं, ये सारी रेखाएं आपकी होंगी देशांतर रेखाएं। तो इसके साथ हम एक बात समझ सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की परिभाषा अपने पास क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार से होंगी। देशांतर रेखाएं आप डेफिनेशन साथ में लिख सकते हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लंबवत, यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए, लंबवत काल्पनिक, लंबवत काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा या रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं कहा जाता है। दो तीन चीजें इसमें काम की आपकी। जो पहली चीज इसके अंदर है काम की, वो देखिएगा एक बार। एक तो हमने लिखा उत्तरी ध्रुव, दूसरा हमने लिखा दक्षिणी ध्रुव। जो रेखाएं दोनों ध्रुवों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगी तो रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत होंगी। उन रेखाओं को हम कह सकते हैं कि सारी रेखाएं कौन सी? आपकी देशांतर रेखाएं। अब एक चीज मैं आप लोगों को यह बता सकता हूं
कि भाई जो आपकी ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं, ये प्राकृतिक रेखाएं नहीं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा, क्या पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा बनी भी है? वास्तव में नहीं है। पृथ्वी पर कहीं भी इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है। ये रेखाएं केवल ग्लोब और मानचित्र पर बनाई गई हैं। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि जी इन रेखाओं के बनाने के पीछे का कारण क्या है? इनके बनाने के पीछे का कारण मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। भाई मान लीजिए हमारे पास ये पूरा आपका जो स्मार्ट बोर्ड है, अगर कोई ये कहे कि स्मार्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आपने टिक करना है, एक पॉइंट बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस स्मार्ट बोर्ड की लंबाई को, चौड़ाई को इस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे, मैथमेटिकल एक सिस्टम बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे और हम बोलेंगे कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और पृथ्वी तो आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी का आकार तो इतना विशाल है, अगर पृथ्वी पर किसी भी स्थान का अगर हमने अध्ययन करना पड़े तो बिना मैथमेटिकल किसी सिस्टम के, बिना किसी गणितीय पद्धति के उसका अध्ययन करना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का आकार इतना विशाल है कि बिना किसी गणितीय पद्धति के उसका अध्ययन करना लगभग असंभव है। और उसके अध्ययन करने के लिए ही उसके मानचित्र या ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश या देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और जिसमें हमने सबसे पहले किसको देखा है? देशांतर रेखाओं को, कि ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर आपका एक पॉइंट है। इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया, इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया। इसको हम कह सकते हैं, इस प्रकार की जितनी रेखाएं आपको मानचित्र पर या जितनी रेखाएं आपको ग्लोब पर मिलेंगी वो सारी रेखाएं आपकी कौन सी होंगी? देशांतर रेखाएं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आगे इसमें आगे चीजें और बढ़िया है आपकी। देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं आपकी, देशांतर रेखाएं जो हैं, उन देशांतर रेखाओं की संख्या अगर हम देखें तो टोटल 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। देखिए एक बात हम कह सकते हैं कि भाई जैसे अभी मैं यहां आपके सामने हूं, तो अगर मैं यहां इतना टर्न कर देता हूं तो मैं 90 डिग्री टर्न किया। अगर मैं उससे भी टर्न कर दूंगा तो मैं 180 होगा, और अगर मैं इस तरफ टर्न करूंगा तो ये 270 डिग्री होगा। अगर फिर टर्न करके आपके सामने आ गया तो ये 360 होगा। तो हम ये कह सकते हैं 360 का मतलब होता है पूरा का पूरा एक सर्कल, पूरा एक सर्कल। हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और लगभग कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री और कितने घंटे में घूमती है? लगभग 24 घंटे में। तो हम एक बात और कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमेगी? तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में। हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 15। हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमती कितने मिनट में? 60 मिनट में। ये भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने के लिए कितने मिनट का समय लेगी? 4 मिनट का समय लेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि हम देशांतर रेखाओं में ये जो अपनी चीजें आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि देशांतर रेखाएं जो हैं इनका प्रयोग जो है पृथ्वी पर 2 चीजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक तो पता लगाया जाएगा आपका समय, और दूसरा आपका जो लगाया जाएगा वो होगी आपकी तिथि, यानी इसको हम डेट कह सकते हैं। डेट और टाइम का पता लगाने के लिए पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे सपोज करो अभी भारत में जो समय है, मान लीजिए अभी 5 बजे हैं, तो पूरे विश्व का समय 5 तो नहीं बजा होगा। हमसे पूर्व की तरफ के देश उनका समय अलग होगा, पश्चिम की तरफ से जो देश है उनका समय हमसे हो सकता हमसे पीछे होगा। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन करने के लिए ही
अक्षांश और देशांतर रेखाओं का को हम यहां पर स्टडी करेंगे। देखिए अब दो तीन चीजें हम यहां पर एक बार सीख लेते हैं और इन चीजों को जब सीख लेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहां से देखते हैं एक बार, ये है हमारा भारत, ये यहां पर जो है वो हमारा भारत है, ये भारत देश है, ये इस प्रकार से, और यहां पर लिखा मिला है आपको 5.5 घंटे प्लस। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कुछ टाइम है, तो ये टाइम कैसे निकलेगा या समय कैसे निकलेगा, इसी का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार से कुछ लाइनें बनाई गई हैं, और ये सारी लाइनें आपकी कौन सी होंगी, देशांतर। देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, हमने यहां एक चीज समझ ली कि देशांतर रेखाएं जो हैं वो अपने पास 360 है। देशांतर रेखाओं की हेल्प से हम किसी भी जगह का समय या तिथि का पता लगा सकते हैं। 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, या हम कह सकते हैं 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। ये भी कह सकते हैं कि हम ये जो पृथ्वी है वो आपकी 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेगी। अब एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे और कुछ चीजों को ध्यान से समझना। यहां अगर थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेशन खत्म हुआ तो चीजें आपकी समझ से परी चली जाएंगी। इसको पृथ्वी मान लिया, पृथ्वी मानकर यहां से हमने इस प्रकार से एक रेखा बना दी, ये इस तरफ से रेखा आ गई, इस रेखा को हमने नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ध्यान से समझिएगा 0 डिग्री है। 0 डिग्री के इस तरफ जितने देश हैं वो सारे के सारे देश जो है वो आपके पूर्व के हैं। इसके इस तरफ के जो देश हैं वो सारे के सारे आपके देश कौन से हैं, पश्चिम के हैं, और बीच में आपकी कौन सी है, 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री रेखा है, ये रेखा सबसे पहले लंदन से जाती है, और हमें पता लंदन जो है वो इंग्लैंड में है। लंदन के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जीएमटी, जीएमटी जिसको हम ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम कह सकते हैं। जीएमटी जो है इसको अंतरराष्ट्रीय समय माना गया है, अंतरराष्ट्रीय समय माना गया है। यानी कि किसी भी देश का अगर समय निकालना है तो उस देश का समय जीएमटी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। अब निकलेगा कैसे, एग्जाम्पल हम यहां ले सकते हैं इंडिया का। एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, इंडिया का। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत है, भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री और पूर्वी देशांतर से लिया गया है, पूर्वी देशांतर से, यानी भारत इस तरफ है। और आपने यह पढ़ा होगा कि भारत का मानक समय जो है वो 5 घंटे 30 मिनट जो है वो जीएमटी से क्या है, आगे है। 5 घंटे 30 मिनट जो है जीएमटी से आगे है, पढ़ा है आपने। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये 5 घंटे 30 मिनट आगे कैसे है। हमने अभी बताया कि इस पॉइंट को हमने मान लिया ये लंदन का जीएमटी है, और इसके पूर्व के देशों का समय आगे होगा, पश्चिम के देशों का समय पीछे होगा। क्यों होगा पूर्व के देशों का समय आगे, क्योंकि जब आपने पृथ्वी की गतियों को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पहले पश्चिम आता है तो पहले समय किसका होगा, पश्चिम का। बाद में पूर्व आता है तो बाद में समय किसका होगा, पूर्व का। इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण पूर्व के देशों का समय क्या होगा, आगे, और पश्चिमी देशों का समय कैसा होगा, पीछे। और जो आपका केंद्रीय समय है पूरे के पूरे विश्व का, वो हमने कहां से मान लिया, ये लंदन के अंदर जो जीएमटी है उससे मान लिया, जो 0 डिग्री आपकी देशांतर है। किसी देश का समय निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हमने पढ़ा कि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। हमने पढ़ा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। हमने पढ़ा 60 मिनट में पृथ्वी घूम रही है कितने डिग्री, 15 डिग्री। हमने पता है कि जो आपकी 4 मिनट में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। तो ये हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जब 0 से, मान लीजिए ये आपकी 1 डिग्री है, 0 से 1 डिग्री तक जाएगी पृथ्वी, इसमें कितना समय ले लेगी, 4। इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर थोड़ा सा और इसको आसान कर लिया जाए, देखिए ये हमने एक लाइन बनाई, यहां पर बना दी आपकी 0 डिग्री। इस तरफ के देश आपके कहां के हैं,
पूर्व के, इस तरफ के देश जो है आपके वो सारे पूर्व से हैं, और इस तरफ के सारे देश आपके कहां से हैं? पश्चिम से हैं, पूर्व और पश्चिम। यहां पर आपकी 1 डिग्री मान ली, यहां पर आपकी कितने डिग्री मान ली? 2, यहां कितनी मान ली आपकी? 3 डिग्री। इस तरफ भी इसी प्रकार चलेंगे, 1 डिग्री, इस तरफ भी कौन सा है? 2 डिग्री, इस तरफ कौन सा आपका? 3 डिग्री। मान लीजिए यहां पर बजे हैं दोपहर के 12, पूर्व में समय आगे होगा और पृथ्वी 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? 4 मिनट। तो 4 मिनट यहां एक्स्ट्रा होगा, तो हम ये कह सकते हैं 12 बजे कितने मिनट होंगी? 4। पश्चिम में जाएंगे तो समय 4 मिनट आपका क्या होगा? कम होगा, तो हम ये कह सकते हैं 11 बज के यहां पर कितने मिनट होगी? 56। यहां पर होगी कितनी? 11 बज के आपकी कितने मिनट होंगी? 52। यहां होगी 12 बज के आपकी कितने मिनट होंगी? 8 मिनट। तो अगर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने हैं जो एचएसएससी से लेकर, एसएससी से लेकर यूपीएससी तक पूछता है, आपसे क्वेश्चन दे देगा कोई भी, जैसे इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो 5.5 घंटे आगे है। इस समय को आपने प्रूफ करके बताना है कि कैसे आगे। हमें समय कितना दिया है? 82 सही 1/2 डिग्री। हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी 1 डिग्री जाने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि 82 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 300 आपके पास जो है 30 आ जाएगा, और ये 330 आपके पास क्या आया है? मिनट आया है, क्योंकि आपने गुणा किससे करी है? मिनट से। तो अगर मिनट से गुणा की तो मिनट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 330 को अगर हमने घंटे बनाने हैं तो किससे भाग करेंगे? 60 से। तो 60 पंजे कितने हो गए आपके? 300, और आपके पास बच गया कितना? 30। तो हम ये कह सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट जो है आपका समय है वो आपका क्या है? आ गया। और हमारा देश किस में है? पूर्व में। और हमने पढ़ा कि पूर्व के देशों का समय क्या होगा? आगे। पश्चिमी देशों का समय क्या होगा? पीछे। तो 5 घंटे 30 मिनट समय क्या होगा आपका? आगे। तो मान लीजिए जो जीएमटी है, इस जीएमटी में दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत का समय क्या होगा? तो भारत का समय शाम के 5 बज के कितने मिनट होगा? 30 मिनट होगा। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। जैसे 1-2 हम क्वेश्चंस को यहां पर अगर सोल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करें तो ये क्वेश्चन आपके कैसे सोल्व हो सकते हैं? देखिए, ये इस प्रकार के पूरी लोकेशन दी गई है और इस प्रकार से कुछ चीजें हैं आपकी यहां पे। देखिए ध्यान से, एक स्लाइड में हम कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मान लीजिए जो आपका जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी में शाम के 4 बजे हैं, 4 पीएम है। इस प्रकार से कोई एक देश है जिसका नाम है ए बी सी, और इसकी लोकेशन दे दी, मान लीजिए सपोज करो 40 डिग्री पूर्वी, और ये पूछ लिया कि जब जीएमटी में शाम के 4 बजे होंगे तो 40 डिग्री पूर्व में इस ए बी सी देश के ऊपर समय क्या है? क्या होगा? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 0 16, अपने पास 160 मिनट आई है, 160 को डिवाइड किससे कर देंगे? 60 से। 60 दूने 120, बच गए अपने पास कितने? 40। तो ये 2 घंटे 40 मिनट का जो समय आया है वो पूर्व दिशा का समय है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये समय पीछे होगा कि आगे? ये समय आपका क्या होगा? आगे। तो 4 घंटे, तो वहां 4 बजे थे, 2 घंटे 40 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। तो 4 में 2 घंटे जोड़े तो कितने बच गए? 6। 6 में 40 मिनट और जोड़ दी तो 6 बज के 40 मिनट का समय उस देश का क्या है? आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन आपका पश्चिम से आ सकता है। देखो किस प्रकार से। अब यहां देखते हैं कि पश्चिम से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। हमको बोल दिया कि जैसे जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, वो जीएमटी का जो समय है मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं, सुबह 5। कोई एक एक्स वाई जेड देश है, उस देश की लोकेशन दे दी, सपोज करो 62 डिग्री पश्चिम में है, 62 डिग्री पश्चिम में है। तो देश का समय बताओ क्या है? कुछ नहीं करना है, 62 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 8 24, अपने पास कितने आए हैं? 248। अब ये 248 मिनट आई हैं, घंटे बनाने किससे? 60 से। तो हम कह सकते हैं 60 चौके 240,
और बच गए अपने पास कितने 8। 8 घंटे 4 घंटे 8 मिनट अपने पास आ गए और किस दिशा में आए हैं पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में है मतलब इसमें से हमने क्या करने पड़ेंगे माइनस करने पड़ेंगे। तो इसमें से 4 घंटे हमने माइनस कर दिए तो यहां पर कितना बच गया 1 बच गया। और एक में से हमने कितने मिनट और माइनस कर दी 8 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं जब इसमें 8 मिनट माइनस करेंगे तो ये 12 बज के आपकी कितने मिनट हो जाएगी 52 मिनट हो जाएंगी। और ये 12 बज के 52 मिनट का समय जो है आपका इस देश का आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैप बेसिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से एक बार, अगर हम इस मैप को जूम करके देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहां पर यूनाइटेड किंगडम आपको दिखाई दे रहा है। इसी यूनाइटेड किंगडम में यहां पर हमने इस लोकेशन पर यहां मान लिया लंदन है और यही मान लिया हमने क्या है जीएमटी है। और इस जीएमटी से इस तरफ जैसे बढ़ेंगे और इस तरफ जैसे बढ़ेंगे ये जो दिशा होगी आपकी पश्चिम होगी और इस तरफ जाएंगे ये दिशा आपकी कौन सी होगी पूर्व। इस तरफ के सभी देशों का समय क्या होगा आगे और इस तरफ के सभी देशों का समय क्या होगा पीछे। यानी देशांतर जो हमने शुरुआत की थी कि देशांतर रेखाओं को मानचित्र या ग्लोब पर क्यों बनाया गया है ताकि पृथ्वी का एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जा सके। और हमने पढ़ा था कि देशांतर रेखाओं से एक तो समय का पता लग सकता है और एक तिथि का पता लग सकता है। हमने अब तक केवल समय की बात की है और हमने इतना देखा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के अंदर लंदन से जीएमटी से होकर गुजरती है और ये जीएमटी जो है वो अंतरराष्ट्रीय समय है। इसके पूर्व के देशों का समय इससे आगे होगा और पश्चिमी देशों का समय इससे पीछे होगा। अब तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है जिसको मैप में हम देख सकते हैं। अच्छा एक दो एग्जांपल से समझते हैं। कई बार आपको पूर्व पश्चिम की बजाय डायरेक्ट ही कोई ऐसी लोकेशन दे दी जाती है जिसमें आपको ये खुद ये आइडिया लगाना होता है अकॉर्डिंग टू मैप कि ये देश जो है जीएमटी के पूर्व या पश्चिम में है। जैसे भाई हमने मान लीजिए एक पेरू देश है, पेरू देश के बारे में पूछ लिया कि बताओ पेरू, सपोज करो कि पेरू जो है आपका वो 30 डिग्री पर है और बोल दिया जो जीएमटी है इस जीएमटी में सुबह के 11 बजे हैं। तो बताओ पेरू देश का जो समय है वो क्या होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि पेरू पूर्व में है या पश्चिम में है। अगर हमने मैप के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है तो हमें पता है कि पेरू जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का देश है और दक्षिण अमेरिका की लोकेशन जो है वो यूरोप की और जीएमटी की कंपैरिजन में वो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो हमें पता लग गया कि पश्चिम में है। अब तो सिंपल आपके लिए है 30 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 0 4 3 12, 120 आ गया, मिनट आ गई। 120 को डिवाइड किससे कर देंगे 60 से, 6 दूनी 12 पूरे 2 घंटे हो गए। तो यहां 11 बज रहे हैं तो पेरू के अंदर इसमें से 2 घंटे हमने माइनस करने होंगे तो पेरू के अंदर जो समय होगा आपका 9 बजे का समय होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी भाई किसी देश का समय किस प्रकार निकालना। एक बार निष्कर्ष में मूल्यांकन में एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा। अगर किसी देश का समय निकालना है तो उसकी एक देशांतर की लोकेशन दी मिलेगी। उस देशांतर की लोकेशन को आपने 4 से गुना करना पड़ेगा। जो उसकी मिनट्स आएंगी उसको 60 से भाग करना पड़ेगा। उसके बाद जो घंटे और जो मिनट आएंगी पूर्व देख के जोड़ देंगे, पश्चिम देख के घटा देंगे और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब थोड़ी सी चीजें अब देखिएगा लास्ट में हम इसमें क्या कह सकते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में जो एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कैसे, जैसे हमने बोल दिया कि जो देशांतर है, देशांतर रेखाएं जो हैं उनकी संख्या कितनी है 360, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। नंबर 1 हम बोल सकते हैं देशांतर रेखाओं के बीच का जो अक्षेत्र होता है उस अक्षेत्र को क्या कहते हैं, उस अक्षेत्र को गोरे कहा जाता है। गोरे, किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के बीच के अक्षेत्र को गोरे कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि भाई किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के बीच, 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, कि कितनी दूरी होती है। ये आपका आंसर इसका अलग अलग होगा। 2 देशांतर रेखाएं होगी, एक इस प्रकार से होगी और मान लीजिए दूसरी इस प्रकार से होगी। और मान लीजिए पृथ्वी पर है ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है।
इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए यहां पर 90 डिग्री माना, यहां 90 डिग्री माना, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसके बीच में ये इक्वेटर है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम ये कह सकते हैं, अगर हम ध्रुवों पर देखते हैं तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी जो है वो शून्य होती है, मतलब 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो आपकी भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी और बढ़कर 111.32 किलोमीटर की होगी। फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये 111.32 किलोमीटर कैसे आया। इसका निष्कर्ष बड़ा आसानी से इसको समझ सकते हैं। अपने पास कितनी रेखाएं हैं, 360 है, और इक्वेटर पे मापनी है। इक्वेटर की जो आपकी लंबाई है वो 40,076 किलोमीटर की है। अगर हम 40,000, ये ज्यादा हो गया, सॉरी, अगर हम 40,076 है, अगर 40,076 को हम डिवाइड करते हैं 360 से, तो ये आपका आंकड़ा एग्जैक्टली कितना आएगा, 111.32 किलोमीटर आएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा। ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आपका, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो आपस में एक दूसरे को कहां काटती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को अटलांटिक महासागर के अंदर काटती है। तो आगे का जो इसका पार्ट है, उस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए और तैयारी में अपने साथ लगे रहिए और हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका जो संघर्ष है, आपका जो धैर्य है, वो एक दिन आपको सफलता तक जरूर लेके जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और नए बैचेस से जुड़ी और सभी पीडीएफ से जुड़ी और अन्य चीजों की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं नोबल एकेडमी नरवाना, नियर विश्वकर्मा चौक। जय हिंद, जय भारत।